नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पीकेज़ एडुटेरिया में। हमने जो बीए प्रोग्राम सेकेंड ईयर यानी थर्ड सेमेस्टर की यूनिट 2 की शुरुआत करी थी, आज हम उसके पार्ट 2 के बारे में चर्चा करेंगे। पार्ट 1 के अंतर्गत हमने प्रेमचंद जी का साहित्यिक परिचय जाना था, तो आज हम पार्ट 2 के अंतर्गत गबन उपन्यास का कथासार जानेंगे। आपके लिए ज़रूरी है कि आप एक बार इस उपन्यास की सेल्फ रीडिंग ज़रूर करें, क्योंकि हो सकता है कुछ पॉइंट्स मेरे से छूट जाएं। तो अगर आप उसकी सेल्फ रीडिंग करेंगे तो आप उसको और अधिक बारीकी से जान पाएंगे। तो इसलिए एक बार आप इसकी सेल्फ रीडिंग ज़रूर कीजिएगा। गबन उपन्यास को पढ़ने के लिए हम उसके तत्वों के आधार पर उसकी समीक्षा करेंगे, जिससे लगभग हमारा सारा उपन्यास तैयार हो जाएगा और लगभग उसके सभी महत्वपूर्ण बिंदु हमारे सामने आ जाएंगे। तत्वों के आधार पर गबन उपन्यास की अगर हम समीक्षा करेंगे तो यह हमारे लिए एक बेहतर तरीका होगा, जिससे हम उपन्यास को बहुत कम समय में अच्छे तरीके से जान पाएंगे। आज की इस वीडियो में हम गबन उपन्यास का कथा का सार जानेंगे। आगे आने वाली वीडियो में हम इसके तत्वों के आधार पर इस उपन्यास की समीक्षा करेंगे। तो चलिए आज हम इसके कथा सार को आगे बढ़ाते हैं। प्रेमचंद ने अपने उपन्यासों के लिए जो कथानक चुने हैं, उनका आधार भारतीय नागरिक और ग्रामीण समाज के विविध वर्ग हैं। गबन में उन्होंने नगरीय जीवन के मध्यम वर्ग की समस्याओं को आधार बनाया है। इस उपन्यास के प्रारंभ में प्रमुख नारी पात्र जालपा के बचपन की एक घटना का रोचक वर्णन है, जिसमें वह, उसकी सखियां तथा उनकी माताएं एक बंजारे से अपनी अपनी पसंद की वस्तुएं खरीदती हैं। जालपा को एक चंद्रहार पसंद आता है, पर उसकी माँ मानकी बिसाती से चंद्रहार की चमक ज़्यादा दिन न रहने की शंका प्रकट करती है। तो फेरी वाला कहता है कि 4 दिन में तो बिटिया को असली चंद्रहार ही मिल जाएगा। यह कहकर फेरी वाला जालपा के मन में चंद्रहार के प्रति तीव्र लालसा को और तीव्र कर देता है। शीघ्र ही वह दिन आता है जिसकी जालपा को बहुत परीक्षा थी। उसके पिता प्रयाग में एक प्रतिष्ठित सज्जन दयानाथ के पुत्र रमानाथ से उसका विवाह तय कर देते हैं। बारात आती है, पर चढ़ावे के आभूषणों में चंद्रहार नहीं होता। इससे जालपा बहुत निराश होती है, पर सखियों के समझाने पर निश्चय करती है कि वह पति और ससुर से आग्रह पूर्वक यह हार लेकर रहेगी। ससुराल में जाते ही वह घोषणा करती है कि जब तक हार नहीं मिलेगा तब तक वह किसी भी आभूषण को नहीं पहनेगी। दयानाथ कचहरी में 50 रुपये मासिक पर काम करता है। वह रिश्वतखोरी को समाज के लिए अभिशाप समझता है, इसलिए उसे ईमानदारी का संतोष तो है, पर आर्थिक दृष्टि से वह बहुत खोखला जीवन व्यतीत कर रहा है। अपने पुत्र रमानाथ के विवाह में उसने न चाहते हुए भी सीमा से अधिक व्यय कर दिया था। इतना ही नहीं, आभूषण भी उधार लेकर बनवाए गए थे और जालपा के मायके में मिला नकद रुपया भी रमानाथ की इच्छा अनुसार व्यर्थ की धूमधाम में खर्च हो गया था। इधर महाजन पैसे के लिए बार बार तंग कर रहा था। उधर रमानाथ के लिए यह भी संकट था कि वह पहली रात में जालपा के सामने अपने घर की झूठी अमीरी की चर्चा कर चुका। ऐसे में जालपा से गहने लौटाने की बात कहना तो बहुत कठिन था। अंततः उसने एक उपाय सोचा। रात को चुपके से जालपा की अलमारी से गहनों की संदूकची निकालकर पिता को दे देंगे। यहीं से उस संकट की घड़ी शुरू हो गई। जालपा इस चोरी से बहुत दुखी हुई। रमानाथ भी यह कहकर कि उसके पिता पैसे निकालना ही नहीं चाहते, अपने को बचाने के प्रयास में लगा रहा। एक दिन जब जालपा ने अपने घर जाने की जिद पकड़ ली, तो रमानाथ ने उसे यह कहकर रोका कि वह जल्द ही कोई नौकरी करेगा। अंततः उसे अपने एक प्रिय मित्र रमेश की सहायता से चुंगी कलरक की नौकरी मिल गई, जहां ऊपरी आमदनी की भी बहुत अधिक सुविधा थी। अब रमानाथ को विश्वास हो गया कि वह जल्दी ही जालपा के लिए गहने जुटा सकेगा। इस बीच उसने जालपा के एक पत्र के द्वारा, जो जालपा अपनी सखी को भेज रही थी, जो जालपा ने रमानाथ को डाक में डालने के लिए दिया था, उसे खोलकर पढ़ने से उसे पता चलता है कि जालपा कितनी वेदना सह रही है। तब उसने निश्चय किया कि वह जालपा को जल्दी ही गहनों से लाद देगा। गंगू नामक एक सर्राफ ने उसे एक जड़ाऊ चंद्रहार और शेष फूल उधार दे दिया। एक बार उधार की चीज़ लाकर रमानाथ की तो आदत ही बदल गई। गहने, साड़ी, घड़ी, जो उसे ठीक लगता उधार खाते से लेना उसे उचित लगता। धीरे धीरे इन दोनों के संपर्क क्षेत्र में भी वृद्धि होती गई।
एक पार्टी में मिले इंद्रभूषण नामक अधेड़ वकील और उनकी युवा पत्नी रतन से उनकी मित्रता क्रमशः गहरी होती गई। एक दिन रतन ने जालपा के जड़ाऊ कंगन पर रीझकर वैसे ही कंगन बनवाने का निश्चय किया। उसके लिए दिए गए 600 रुपये लेकर रमानाथ जब गंगू सर्राफ के पास पहुंचा तो उसने रुपये रमानाथ के पिछले हिसाब में जमा कर दिए और कंगन के झूठे वायदे कर बार बार उसे टालने लगा। रमानाथ अब विकट समस्या में फंस गया था। एक दिन रतन ने आग्रहपूर्वक रमानाथ से पैसे वापस लौटा देने की बात की, या फिर वह स्वयं उस सर्राफ के पास जाना चाहती थी। ऐसे में रमानाथ ने उस दिन की आमदनी 800 रुपये खजाने में जमा न करके रतन को दिखाकर विश्वास दिलाना चाहा कि उसके पैसे सुरक्षित है, पर रतन ने अपने पैसे वापस ले लिए। जैसे तैसे करके उसने 500 रुपये तो जमा कर लिए, लेकिन 300 रुपये के लिए वह अपने मित्रों के पास इधर उधर भटकता रहा। लेकिन सभी प्रयत्न व्यर्थ हो गए। जालपा को पत्र लिखकर सारी परिस्थिति समझानी चाहिए, पर उसे पत्र मिलता इससे पहले वह शर्मिंदगी को न छुपा पाने के कारण उसने घर से भागना ही उचित समझा। बिना सोचे समझे रेल में बैठ गया। वहीं देवीदीन खटिक नामक एक विनोदी और समझदार व्योवर्ध से उसकी मुलाकात हुई, जो रमानाथ को अपने साथ कलकत्ते ले गया। देवीदीन और उसकी पत्नी जग्गो ने उसे वापस लौटने के लिए बहुत समझाया, पर पुलिस के डर से उसने न जाने का निश्चय ही किया, क्योंकि वह अपने को गबन का अपराधी समझता है। इस बीच एक समाचार पत्र में छपे शतरंज की पहेली को हल करने से उसे 50 रुपये की प्राप्ति भी हुई। उन रुपयों से उसने जग्गो के साथ ही चाय की दुकान खोल ली, पर एक दिन अपनी ही नासमझी से वह पुलिस के हाथ में पड़ गया। रमानाथ की मजबूरी से लाभ उठाकर उसे सरकारी गवाह बनाने के लिए विवश भी किया गया। वह नहीं जानता था कि इस बीच उसकी पत्नी ने अपने गहने बेचकर उसके द्वारा गबन की गई समूची रकम का दी है। स्वयं पुलिस ने इलाहाबाद में हुई इस घटना की जांच करवाई तो उसे भी यह बात पता चल गया, पर उन्होंने रमानाथ को अंधेरे में ही रखा। रमेश बाबू को जब रमानाथ के कलकत्ते में होने का समाचार मिला तो उसने रमानाथ के घर यह सूचना भिजवा दी, और उसे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि जालपा यह सब कुछ जानती है, क्योंकि जिस पहेली को रमानाथ ने हल किया था वह जालपा के द्वारा ही भेजी गई थी। बाद में जालपा रतन और देवी गोपी के साथ कलकत्ता पहुंची। रात्रि के समय देवीदीन के साथ उस बंगले में गई जहां रमानाथ को पुलिस ने ठहराया हुआ था। सख्त पहरे के होते हुए भी उसने पत्थर पर पत्थर लपेटकर रमानाथ को वास्तविक स्थिति से अवगत कराया। निश्चित होकर रमानाथ ने इंस्पेक्टर से कह दिया कि वह झूठी गवाही नहीं देगा, पर एक बार छोटी अदालत में निर्दोष व्यक्तियों के विरुद्ध वह गवाही दे चुका था। अतः उन्होंने जालपा को भी तंग करने की धमकी दे दी तो रमानाथ को झुकना पड़ा, और उसकी झूठी गवाही से निर्दोष लोगों को कठिन कारावास तो मिला ही, दिनेश नामक युवक को फांसी की सजा भी हो गई। प्रायश्चित करने के उद्देश्य से जालपा उस युवक के घर जाकर उसका सारा काम करने लगी। जोहरा से भी सभी कुछ जानकर रमानाथ ने जज के घर जाकर सारी असलियत स्पष्ट कर दी। फिर मुकदमा चलने पर सभी निर्दोष लोगों के साथ साथ रमानाथ भी छूट गया। अब रमानाथ पूरी तरह से बदल चुका था। उसने खेती करना ही जीवन का ध्येय बना लिया। जालपा के साथ जोहरा, दयानाथ, गोपी और रतन भी उसके पास आकर रहने लगे। दयानाथ, जोहरा और रतन जो अलग अलग कष्ट में जीवन जी रहे थे, अब साथ रहकर जीवन के सुखद अनुभव से गुजारने लगे। पर एक दिन बाढ़ की ऐसी स्थिति में जोहरा एक बच्चे को बचाने के लिए नदी में कूद पड़ी और गहरे लहरों में सदा के लिए समा गई। इस प्रकार गबन उपन्यास का कथासार यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी, और आने वाले समय में हम गबन उपन्यास के तत्वों के आधार पर उसकी समीक्षा करेंगे, जिससे लगभग हमारा सारा उपन्यास कवर हो जाएगा, और उसको समझने के लिए हमारे पास एक अच्छा तरीका, एक अच्छा उपाय हमारे सामने होगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।